वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पैड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए। इस क्लास में आप लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैड का पेपर 2021 का पेपर आप लोग देखेंगे। ये जो पेपर है आपका 24/8/2021 को सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके लिए करवा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तब आप चैनल विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। और आपका जो पैड के पेपर का जो किस जिले में होगा वह आयोग ने जारी कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि आपका पेपर किस जिले में होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। तो आपको बताना है कि जो लोग भारत आए थे वो किस क्रम में आए थे। अब देखिए शुरू करते हैं। थॉमस रो जो थे कब आए थे? ये 1615 में आए थे। कब आए थे? 1615 में आए थे। 1615 से 1617 के बीच तक ये रहे थे। ठीक। और किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे जहांगीर के शासनकाल में। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे जहांगीर के शासनकाल में आए थे। चलिए फान किसके शासनकाल में ये आए थे और कब आए थे? तो फायान आया था 399 ईसा पूर्व में आया था। 399 में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इससे भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो इस तरह से आपका कौन सा प्रश्न ठीक हो जाएगा? जो सी वाला ऑप्शन है आपका, ये आपका ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फायान कब आया था? 399 से 412 ईस्वी में आया था। चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और जो हेनसांग था वह 630 से 643 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और थॉमस रो 1615 से 1617 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में आया था। अब हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो कब आया था? हेनसांग और फायान ये किनके शासनकाल में आए थे? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था प्लासी के युद्ध में पराजय हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में, देखते हैं हो सकता है इससे भी प्रश्न बन जाए। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में मीर कासिम और सिराजुद्दौला एवं शाह आलम के द्वितीय के का त्रिगुट और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। त्रिगुट हुआ था, तीन सेनाओं के बीच में हुआ था। अगला है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1760 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेना के मध्य। इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई थी। प्लासी के युद्ध में भी विजय हुई थी, बक्सर के युद्ध में, और बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। हो सकता है आपसे अब यहाँ से प्रश्न पूछ ले। आप लोग पेपर को ध्यान से लगाएं। इस पेपर को आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर या अपना रिवीजन के तौर पे आप लोग लगा सकते हैं। अगला है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? किसका हड़प नीति का? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी थे। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को लाइक कर दें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। भारतीय इतिहास में धनतुरी कौन थे? तो धनतुरी कौन थे आपको पता होगा। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन थे? आपको पता होगा, इसके मेगास्थनीज थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कुछ और देख लेते हैं, आपसे हो सकता है ये पूछ ले। मेगास्थनीज किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। फायान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की लिखी थी। इन्होंने फोकू की लिखी थी और इन्होंने इंडिका लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? कमेंट कर दें आप लोग जरा, किस वर्ष ये भारत आया था साइमन कमीशन। तब आपका सही जवाब क्या होगा? तो जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था वह 1927 को हुआ था। और ये दल 19 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा था। भारतीयों का सदस्य न बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे के साथ जुलूस निकाला गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। बम्बई में जो बिमोश चंद्र बनर्जी ने 1885 में क्या की थी? कांग्रेस की स्थापना की थी। और लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था उसमें अंबिका मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी 1916 में, जो कि गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। कब? 1916 में हुआ था। अगला है कि लाहौर की जो अधिकता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में, जिसमें मांग की गई थी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। अगला है कि कराची में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी और 1931 में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना पारित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको क्या करना है? अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? इसमें आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें आपको देखना है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो देखते हैं इसमें गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने की थी। तो आपका बी का कौन सा हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा। और मित्र मेला की तो ये किसने की थी? ये बीडी सावरकर ने की थी। तो आपका सी का क्या हो जाएगा? सी का आपका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। और डी का आपका क्या हो जाएगा? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने स्थापना की थी इसका। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा चौथा। डी का क्या हो जाएगा? आपका चौथा हो जाएगा। और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ए का आपका हो जाएगा दूसरा वाला। तो आपका ये कौन से वाले ऑप्शन में है? चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। ये आपका है बी वाले ऑप्शन में। किसमें? बी वाले ऑप्शन में। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो ये विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके 6-7 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे आपकी शिफ्टों में। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो शामिल पूछा गया है। ये थे HRA के थे। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप देख लें। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन भगत सिंह भकवाना ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में बारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। अभिनव भारत की 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये किस नदी पर बना है? ये बना है वो कृष्णा नदी पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें और भी देख लेते हैं। नागार्जुन बांध आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है।
और पूछ ले आपसे कि पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि माउंट एवरेस्ट प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में की गई थी। और पहली बार कौन चढ़े थे? शेरपा तेनसिंह चढ़े थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, सोर्स क्या है? तो इसका है डल्ली राजहरा। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि इसमें आपको दर्रे बताने हैं। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको बताना सही कौन सा नहीं है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है। बारा, लापचा और सिपचिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में ना होकर के ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो यही आपका गलत होगा। सही जोड़ा नहीं पूछा, गलत जोड़ा पूछा, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो आप देखते हैं कौन सा वाला हो जाएगा। 2 वाला हो जाएगा आपका। तीसरा आपका है कि थांगला, नीति और पास और लिपू लेक कहाँ स्थित है? ये आपके कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और नाथुला दर्रा आपका कहाँ स्थित है? और नाथुला दर्रा आपका कहाँ स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में ना होकर के ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इस तरह से आपका 2, 3 वाला बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो ये होगी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारतीय आय की गणना कौन करता है? जरा कमेंट करेंगे आप लोग, कौन गणना करता है? तो इसकी गणना कौन करता है आपको पता होगा, CSO करता है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है तृतीय क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा वर्गीस कुरियन। किसमें पूछा गया? श्वेत क्रांति। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन है? बलवंत राय मेहता। और अहमद स्वामीनाथन का संबंध किससे है? जरा कमेंट करें आप लोग, अहमद स्वामीनाथन का संबंध किससे है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा इस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अभी तक यदि आप क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को आप प्लीज लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि राज्य सूची का विषय ना होकर के एक केंद्र का विषय है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं है? तो नहीं पूछी गई हैं। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो क्या करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करता है। जरा कमेंट करें आप लोग, क्या करता है? चलिए अगला प्रश्न है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो यह आपका हो जाएगा आर्टिकल 40। यदि आपसे पूछ ले, इनमें से पूछ ले अगर एक आध,
तो आप क्या जवाब देंगे? यदि आर्टिकल अनुच्छेद 38 पूछे तो आप कहेंगे राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। और पूछ ले अनुच्छेद 40 तो आपको पता होगा कि ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 पूछे तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और पूछ ले अनुच्छेद 46 तो SC/ST से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। अगला प्रश्न है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? कमेंट करें आप लोग जरा, इसका प्रवाह कब होता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए 5 क्वेश्चन साइंस से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की अस्थायी मात्रा क्या होता है? इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है ओम, ओहा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और इसमें और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। फैराडे मात्रा किसका होता है? विद्युत धारिता का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका होता है? विद्युत विभव का। और एम्पियर किसका मात्रा होता है? विद्युत धारा का होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो खट्टा होता है किसके कारण होता है? ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको इसी क्लास से आपके पैड के पेपर में कई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। नींबू में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा आपके पेपर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्कटजनक रसायन से होता है। तो कर्कटजनक किससे होता है? ये होता है कैंसर से। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो उसे आप पता होगा, उसे कहते हैं अधिचर्म कहते हैं, और या आप इसे एपिडर्मिस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन ये अपना मैथ का है। आप देख रहे होंगे मैथ का कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या देखिए आप ध्यान से, कितना इजी पूछा गया, एक्स का मान पूछा गया है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए आप क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना था, इसे सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन करना था। आप ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है। इसे सिंप्लीफिकेशन किया था, इसका आप वर्ग कर देंगे तो 196 का वर्ग 14 होता है, और 169 का 13 होता है। -1 इसमें घटा देंगे, x/13 हो जाएगा। फिर इसे आप सरल करेंगे तब आपका आंसर 1 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब इसी तरह से आप देखिए, इसमें भी पूछा गया है। इसमें पूछा गया है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो 1/8 कितने हैं? इसे भी आप देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। इसमें आपको 37 दूनी कितना होता है? 74। 74 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 75 हो जाएगा। और जो ये 8 है, ये आप ऊपर ले जाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे इनके लिए, तो आपका कितना आ जाएगा? 75 चौका आपका 300 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आप देख रहे होंगे ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जो आपका ये UPSSC पैड 24/8/2021 को शिफ्ट सेकंड का पेपर है। और इससे पहले आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको करवा चुके हैं। और इसके बाद में जो पेपर होगा वह 22 आपका पेपर होगा, वह 22 का पेपर होगा आपके लिए। जो आपका 22 में पेपर हुआ था 2022 का होगा, उसके बाद में आपका 23 का पेपर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसमें आप जो मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। आप चाहे तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें देखिए कितना इजी है। तो इसमें क्या है, इसमें इसका वर्गमूल निकालिएगा। वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 बटा आपका 32 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट जाती है। क्योंकि घटती क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग कहे तो बाहर चले जाते होंगे, कब पलायन कर जाते होंगे। तो इसमें पूछा गया है कि 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आप 100 मान लेंगे। उसके बाद में इस तरह से आप इसे सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ।
अगला प्रश्न जो आपका औसत से है, तो ये भी आप प्रश्न देख रहे होंगे कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया 13 परिणामों का औसत कितना 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम आपको ज्ञात करना है। तो पहले का आपका क्या हो जाएगा, 13 का और 68 का गुणा करेंगे 864 84, और प्रथम 7 का करेंगे 63 का जो 441 आ जाएगा, और अंतिम 7 का करेंगे तो 70 से करेंगे तो आपका 490 आ जाएगा, और 441 490 आप जोड़ लेंगे और इसमें से 884 घटा देंगे। इसके बाद में आपका 47 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब ये जो आपको प्रश्न देख रहे हैं ये हिंदी का प्रश्न है। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो तीक्ष्ण माने क्या होता है, बताएं आप लोग, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। देख रहे होंगे आप कितना इजी विलोम शब्द पूछा गया है। तो तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा, तो तीक्ष्ण का हो जाता है कुंठित। तीव्र का क्या हो जाएगा, मंद या धीर, इस तरह से। तृष्णा का क्या हो जाएगा, तृप्ति या वितृष्णा। त्यागी का क्या हो जाएगा, गिरही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि गजवदन का पर्यायवाची है। तो गजवदन किसे कहते हैं, ये कहते हैं, किसे कहते हैं, ये कहते हैं गणेश जी के लिए कहते हैं, इसलिए इसका गणपति हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। गणपति के आप अन्य आप देख सकते हैं, अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं। विनायक भी होता है, विघ्न नाशक भी होता है, भवानी नंदन, गौरी नंदन, गजानन, गणेश, गणपति, गणनायक, लंबोदर, अंबिके और वक्रतुंड भी हो सकता है, होता है। चलिए अगला प्रश्न अगला है कि कांटों से भरा हुआ बाघ के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा, कंठ का कीड़ हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ कंठ का कीड़ हो जाएगा। अन्य देखते हैं, इनमें से एक्सप्लेनेशन में से हो सकता है आपके पेपर में एक्सप्लेनेशन में से प्रश्न देखने को मिल जाए। तो देखते हैं, सिर्फ सही है या फैलाया हुआ को क्या कहेंगे, आप विकीर्ण कहेंगे। जिसका अंत ना हो उसे आप कहेंगे अनंत कहेंगे। जिसका वर्णन ना हो सके उसे आप कहेंगे अवर्णनीय कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका जवाब होगा उचित निर्णय करना। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में भी। तो देखिए पहला क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, उचित निर्णय करना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना। आपने सुना होगा कि उसकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात अनपढ़, क्योंकि जो अनपढ़ होता है उसके लिए सब काला काला दिखता है। अगला है कि 1 और 1 11 होना, एकता में शक्ति होना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना, तो आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा बहिष्कार। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आप देखेंगे, आप इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि आपका जो पैड का पेपर होगा उसमें 5 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे, जो कि एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ से पूछे जाएंगे आपसे। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को, पैराग्राफ को ना पढ़ते हुए डायरेक्ट प्रश्नों को देखते हैं, या क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि द अदर साइड पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैज अफायर्ड। क्या हो जाएगा, हैज अफायर्ड। तो इसका फैक्ट देख लेते हैं। द अदर साइड पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वाज अफायर्ड। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द अदर जंपेड आउट ऑफ वेट बिकॉज। तो आपका जवाब हो जाएगा ए कोल्ड ब्रीज ब्लू फास्ट हिज फेस। कोल्ड किसे कहते हैं, ठंडा के लिए कहते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द अदर डू फास्ट। तो आपका जवाब हो जाएगा क्लाइंबिंग इनटू वेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपको बताना सिनोम बताना, किसका बताना, प्राइड का बताना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिग्निटी, डिग्निटी हो जाएगा।
डी सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। प्राइड माने क्या होता है? स्वाभिमान होता है। हमर माने क्या होता है? मिजाज होता है। हेट माने घृणा करना। और आपका डिग्निटी माने क्या हो जाएगा? मर्यादा हो जाएगा। और कॉवरिडिस माने हो जाएगा कायरता, कहते नहीं तू बहुत कायर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब आपको एंटीनियम बताना, विलोम बताना। आपके पार्ट के पेपर में एक विलोम से संबंधित प्रश्न होगा, एक आपका समानार्थी से संबंधित प्रश्न होगा, जिसे आप सिनोनिम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? किसका? कीन का पूछा गया, तो कीन का हो जाएगा डुल। कीन माने क्या होता है? तेज या तीव्र होता है। और डुल माने होता है मंद या धीमा। और अलर्ट माने क्या होता है? चौकस होता है। और हम्बल माने क्या होता है? हम्बल कहते हैं विनम्र के लिए कहते हैं। और एगर माने क्या होता है? उत्साही या इच्छुक होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कुत्ता, अब इसमें ये आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। आप ध्यान से देखें किस तरह का क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और किस तरह के क्वेश्चन 2021 के पैट के पेपर में पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। तो इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको करा चुके हैं। यदि आपने वो ना देखा हो, वो भी पेपर देख लें, उससे भी आपके लिए काफ़ी लाभ मिलेगा। तो देखते हैं कुत्ता का क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होगा? तो कुत्ता काटने से हो जाएगा रेबीज हो जाएगा। और मच्छर के काटने से कौन सा रोग होगा? बताएं तो क्या हो जाएगा? मच्छर के काटने से आपका हो जाएगा मलेरिया रोग हो जाएगा। मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो आपको बताना मेल कौन सा नहीं रखता है। तो देखिए पादरी, ये धार्मिक संबंधित है, ठीक है। मुनि, ये भी धार्मिक संबंधित है। धर्म संग्रही, ये भी। लेकिन सूरवीर किससे संबंधित है? कमेंट करें सूरवीर किससे संबंधित है। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते होंगे आप कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग का, जो कि कोडिंग और डिकोडिंग से आपका प्रश्न है। किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर ऑन के लिए कंप्यूटर वन को लिखा जाता है, यह लिखा जाता है इसी कूट भाषा में। इसे किस तरह से लिखा जाएगा? तो आप बताएं किस तरह से लिखा जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसे आसानी से कर जाएंगे, ठीक है, बहुत आसानी से कर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो कुछ नहीं, इसमें सी से सी और पी से पी इस तरह से आप मैच करेंगे तो आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इस तरह से आप इसे कर सकते थे आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो आपका जवाब होगा बहन। क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा आपका सही जवाब। तो इस तरह से आप लोग बहन को टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ये आपका प्रश्न है जो कि कैलेंडर से है। तो आपको पता होगा रविवार आएगा, आप सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, आप आसानी से कर सकते थे। तो इस बार आपका जो टारगेट होना चाहिए, पैट के पेपर में टारगेट कितना होना चाहिए? आपका टारगेट पैट के पेपर में 80 प्लस का होना चाहिए। कितना? 80 प्लस का होना चाहिए। और यदि आप 80 प्लस का टारगेट करेंगे तो आप एवरी आप वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी संख्या में लेखपाल और बीपीओ की वैकेंसी इस बार आएंगी। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें और अपने साथी लोगों में भी इस क्लास को आप लोग शेयर करें। और यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके बता दिया करें। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपके यूपी पैड एग्जाम के जो किस शहर में होने वाला है या किस जिले में आपका एग्जाम होने वाला है, आपकी सिटी का
सिटी का अलॉटमेंट कर दिया गया है। आप सिटी आप देख सकते हैं। आप EPTPLS की साइट पर आप जाएंगे तब आप वहाँ जितने भी आप निर्देश दे रखे हैं वो आप फॉलो करेंगे, उस आधार पे आप लोग अपना सेंटर देख सकते हैं। इसलिए आप लोग सेंटर अपना देख लें, सुनिश्चित हो लें, और भीड़ भाड़ से बचने के लिए आप अभी से अपनी सवारी या जाने का प्रबंध आप लोग कर लें, क्योंकि जाते वक्त आपके लिए किसी भी तरह की परेशानी ना हो। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।